हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और जैसे आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का। बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। आप देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 2 से 3 बार तो पूछा ही गया है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं कि देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये भी पूछा गया प्रश्न है कितनी बार। यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो बाबू लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही। यहाँ देखिए यहाँ पे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी बाबू देख लीजिए, यानी 2 नंबर भी क्वेश्चन है, वो भी देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। यानी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताएंगे ना लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ना बहुत कारगर साबित होगा। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होगा और इसका जो लैंग्वेज होगा ना अपने भाषा में होगा, सबसे डिफरेंट होगा। वो जो ऐसा भाषा होगा जो आपको 100% याद हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं, सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट कीजिए आप सब कैसे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आज के क्लास में तो हम बता दिए क्या पढ़ने वाले। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले, केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ देखिए क्या रहेगा, MBBI क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन बैंक का है, पूछा गया प्रश्न। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर लाइक नहीं किए ना बाबू फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए फटाफट आपको लाइक करना पड़ेगा। चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 और यहाँ पे देखिए 20 और 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बाबू प्यारे बच्चे शुरू करें पहले नंबर क्वेश्चन से, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे बोलिए यस। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप कहाँ ही नहीं दे रहे हैं, PDF डल रहा है ना, डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग PDF ना, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। तो जाके यहाँ पे क्रैश कोर्स का PDF डाउनलोड कीजिए, मॉडल सेट का भी। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट काहे नहीं दे रहे, जाके दीजिए। लास्ट में बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंदु दोष क्या है। बाबू पॉइंट यहाँ पे देखिए दोष, पॉइंट डिफेक्ट पूछा है कि बिंदु दोष क्या है, इसके प्रकार को लिखे। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों लॉन्ग क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में आपको बताए थे कि बिंदु दोष क्या होता है, याद कीजिए क्रैश कोर्स। इसीलिए बता रहे हैं कि क्रैश कोर्स कितना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम आपको सॉलिड स्टेट में बताए थे बिंदु दोष क्या होता है, सब पढ़ाए थे। तो वो देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बिंदु दोष क्या होता है, तो क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न दोष को ही हम बिंदु दोष कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए बिंदु दोष किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में जो उत्पन्न होता है ना दोष, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। जैसे आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, नाम से ही पता चला है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। तो बाबू क्लास भी आप देखिए लॉन्ग भी होने वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग होता है, LONG लॉन्ग होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे तो आप लोग बिंदु दोष आ गए। अब पूछा है कि इसके प्रकार को लिखे और इसको वर्णन करें, यानी इसके प्रकार को लिखना है और प्रकाश को भी आपको एक्सप्लेन करना है, इसके प्रकार को भी। तो देखिए इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो बिंदु दोष के 2 प्रकार होते हैं। बाबू क्रैश कोर्स में सब पढ़ाए हैं। बिंदु दोष के कितने प्रकार, बिंदु दोष के 2 प्रकार। कौन कौन से प्रकार बाबू, एगो साइकोमेट्री दोष, एगो नॉन साइकोमेट्री दोष, 2 प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बिंदु दोष के कितने प्रकार, बिंदु दोष के 2 प्रकार, एगो साइकोमेट्री दोष, एगो कौन बाबू नॉन साइकोमेट्री दोष। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए साइकोमेट्री दोष क्या होता है, साइकोमेट्री दोष यहाँ पे समझिए क्या होता है। यहाँ देखिए जब दोष जिसके, यहाँ देखिए वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, इस प्रकार के दोष को यहाँ पे साइकोमेट्री दोष कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा 100%।
देखिए साइकोमेट्री दोष किसे कहा जाता है, तो वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में उपस्थित धन आयंस तथा ऋण आयंस के अनुपात परिवर्तित नहीं हो। अनुपात परिवर्तित अगर नहीं होता है साइकोमेट्री दोष, अगर अनुपात में परिवर्तित हो जाएगा वो नॉन साइकोमेट्री दोष होगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कौन बाबू, उसे साइकोमेट्री दोष कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा 100%। अब देखिए साइकोमेट्री दोष को कितने प्रकार में बांटा गया है बाबू, यहाँ पे देखिए 4 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कौन से दोष है साइकोमेट्री दोष का, तो शॉर्टकी दोष हो गया, फ्रेंकल दोष हो गया, रिक्त दोष हो गया और यहाँ पे देखिए अंतरकाशी दोष। और यहाँ पे देखिए नॉन साइकोमेट्री दोष को 2 भागों में, धातु अधिकता दोष, धातु कमी दोष। तो यहाँ पे न्यूनता दोष, कमी दोष जो भी बोलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा बखान करना है क्योंकि हमको 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे कैसे इसको लिखना है सब आपको बताया जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए नॉन साइकोमेट्री दोष को 4 भागों में, निम्नलिखित में से 4 भागों में जो बांटा गया है, तो एक एक को एक्सप्लेन करना है तभी नंबर मिलेगा। जैसे शॉर्टकी दोष हो गया, शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए जब समान संख्या में, जब क्रिस्टल जालक से जब समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अपने क्रिस्टल जालक को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग शॉर्टकी दोष बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिएगा, हो सके तो ऐसा फिगर भी बना लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इस दोष में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात आप देखिए आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब विपरीत आयन सामान्य जालक स्थान के अनुपात में आ जाते हैं, क्रिस्टल में रिक्त स्थान को यहाँ देखिए उन्नति हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोलते हैं। ये हम क्या लिखे, पूरा बुक से छापे हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं कि एगो हमारे डिफिनेशन में, एगो बुक के डिफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये क्या, ये बुक से हम पूरा उतारे हैं, पूरा नोट किए जानबूझ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे दोष में और बुक के दोष में क्या अंतर है। याद कीजिएगा, याद होगा जी, याद कीजिए तो कि इस दोष में धन आयन ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात आयनिक गुणों यौगिकों में क्रिस्टल जब विपरीत आयन सामान्य जालक स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। ये तो हमसे भी जल्दी याद नहीं होगा, तो आप लोग तो दूर की बात है। इसीलिए हम जो लैंग्वेज लिखाते हैं वो लिखिएगा। जैसे शॉर्टकी दोष आ गया, शॉर्टकी दोष आपको कैसे लिखना है कि जब समान संख्या में, यहाँ देखिए जब क्रिस्टल में सामान्य संख्या में लिखना है आपको कि जब क्रिस्टल में सामान्य संख्या में धन आयंसों और ऋण आयन दोनों सामान्य संख्या में धन आयंस और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के यहाँ पे गायब होने लगते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। अब देखिए कितना बढ़िया कि सामान्य संख्या में धन आयन ऋण आयन अपने क्रिस्टल जालक छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो शॉर्टकी दोष। ये डिफिनेशन देखिए हमारा है और ये बुक का है, तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से ऋण आयंस गायब है, यहाँ से क्या धन आयंस गायब है, यानी सामान्य संख्या में क्या होगा, गायब। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे धन आयंस गायब है, यहाँ से ऋण आयंस गायब है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सामान्य संख्या में धन आयंस और ऋण आयंस अपना क्रिस्टल जालक छोड़ रहे हैं, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला है कि फ्रेंकल दोष किसे कहा जाता है, तो वो फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थान में क्या होता है, ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंकल दोष। यानी यहाँ पे कहने का मतलब जब एक क्रिस्टल के में क्या होता है, उत्पन्न दोष तब होता है जब एक क्रिस्टल क्या अपना आयन का जो जालक होता है उसको छोड़ के, ये अंतरकाशी है, यहाँ पे आके फंस जाए, माइनस आके यहाँ पे फंस जाए, यहाँ पे क्या प्लस आके यहाँ पे फंस जाए, यानी अंतरकाशीय स्थान में फंस जाएगा, उसे बोलेंगे बाबू फ्रेंकल दोष। ये आप लोग आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए यहाँ पे, अगला है यहाँ पे कि रिक्त दोष क्या कहते हैं, रिक्तता दोष। ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए रिक्तता दोष क्या होता है, तो जब क्रिस्टल में कुछ जालक स्थान रिक्त हो जाते हैं, जब क्रिस्टल दोष में क्या होता है, जब जालक स्थान रिक्त हो जाते हैं तब क्रिस्टल में रिक्तता दोष उत्पन्न होता है और यही दोष पदार्थ के घनत्व को भी कम कर देता है। ये रिक्तता दोष हो गया, ये आप लोग नोट करते चलिए, याद करते चलिए। चलिए अगला यहाँ पे आता है अंतरकाशी दोष क्या होता है। चलिए अंतरकाशी दोष, और ये यहाँ पे देखिए साइकोमेट्री दोष का ये प्रकार है और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन, यहाँ पे देखिए रिक्तता दोष पढ़ लिए, अब अंतरकाशी दोष पढ़ना है। देखिए अंतरकाशी दोष क्या होता है, यहाँ देखिए जब कुछ अवयवी कण, कण में क्या हो सकता है, अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकता है, क्या अंतरकाशीय स्थान पर पहुंच जाता है तो क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ही हम लोग आंतरिक दोष कहते हैं। देखिए क्या होता है इस अंतरकाशी दोष में, क्या होता है जब कुछ अवयवी कण, वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, प्यारे आयन भी हो सकता है, यहाँ देखिए अंतरकाशीय स्थान में पहुंच जाते हैं तो क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतरकाशी दोष बोलते हैं। तो वो साइकोमेट्री दोष तो हम लोग समझ लिए कि साइकोमेट्री दोष के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे अब देखिए
देखिए यहाँ पे शॉर्ट की फ्रेंकल रिक्तता और यहाँ पे अंतरकाशी। अब आइए नॉन साइकोमेट्री दोष। बाबू इसको दो भागों में बांटा गया। बाबू नॉन साइकोमेट्री दोष किसे कहते हैं? तो वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल के अनुपस्थित आयनों तथा यहाँ देखिए ऋण आयनों के अनुपात परिवर्तित हो, उसे ही हम लोग नॉन साइकोमेट्री दोष कहते हैं। ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके दो प्रकार है। इसके दो प्रकार कौन कौन से है? तो बाबू एक धातु अधिकता दोष, धातु यहाँ पे क्या न्यूनता दोष, यानी आप देखिए धातु अधिकता और धातु न्यूनता। यानी धातु अधिकता दोष किसे कहते हैं? तो इन दोषों में धन आयन निम्न कारणों से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन जो यहाँ पे देखिए धातु अधिकता दोष में क्या होता है, इनमें जो दोष होता है धन आयन निम्न कारणों से बढ़ जाएगा। धातु अधिकता में जो धन आयन होंगे ना वो किसी कारण से बढ़ जाएंगे, उसे धातु अधिकता दोष। और यहाँ आप देख लीजिए धातु न्यूनता दोष क्या होता है? ये दोष निम्नलिखित कारण से होते हैं, जैसे आयन की कमी के कारण से हो गए, ऋण आयन के अंतरकाशीय स्थान पर उपस्थित के कारण से यहाँ पे ये दोष उत्पन्न होता है। धातु अधिकता दोष में क्या होता है? यहाँ आप देखिए ऋण आयन रिक्तता के कारण होते हैं, यानी धन आयन तो रहते हैं, ऋण आयन रिक्तियां खाली रहती है, उसके कारण से होते हैं। अतिरिक्त धन आयनों की यहाँ देखिए अंतरकाशीय स्थान पर उपस्थित होते हैं, यानी ऋण आयन की जगह पर धन आयन ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे होता है। यानी आपका जो ये क्वेश्चन था 5 नंबर वाला, लोग यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन था कि बिंदु दोष क्या है, इसके प्रकार को लिखे, तो ये बिंदु दोष से इसके प्रकार तो लिख दिए कि बिंदु दोष दो प्रकार, एक साइकोमेट्री एक नॉन साइकोमेट्री। साइकोमेट्री दोष का 4 प्रकार, शॉर्ट की फ्रेंकल रिक्तता, और यहाँ पे आपको देखिए नॉन साइकोमेट्री का क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए धातु अधिकता धातु न्यूनता। यहाँ देखिए अंतरकाशी दोष, यहाँ पे शॉर्ट की दोष के अंदर, यहाँ पे देखिए किसके दोष के अंतर्गत आता है? तो बाबू यहाँ देखिए वो साइकोमेट्री दोष के अंतर्गत आता है। अब ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का समाप्त हो गया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा ही होता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग इसका आंसर देखिए, समझिए कैसे बनेगा यार। देखिए अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या है, इसके बीच का अंतर। बाबू आदर्श विलयन वैसा विलयन जो यहाँ देखिए रावल का नियम का पालन करे, उसे आदर्श विलयन। वैसा नियम जो रावल का नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन। ये आप लोग पता है। तो देखिए यहाँ देखिए आदर्श विलयन क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पे रावल का नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहते हैं। पहला यहाँ पे हो गया। ये आप देखिए आदर्श विलयन क्या है? जो रावल के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन। अगला यहाँ आप देखिए अनादर्श विलयन क्या होगा? जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पे रावल का नियम का पालन नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो अनादर्श विलयन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये तो बाबू क्लियर हो गया कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये क्वेश्चन है बाबू लॉन्ग का, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जैसे आप लोग देखें कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन वो होता है जो रावल का नियम का पालन किसी भी सांद्रता पे नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन। और इसका हम लोग क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण है। आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम लिखना है। देखिए आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है? एन बेंजीन प्लस एन हेप्टेन, पहला उदाहरण एन बेंजीन तथा एन हेप्टेन। दूसरा यहाँ देखिए क्लोरो बेंजीन तथा यहाँ देखिए ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन होता है दूसरा। यहाँ आप देखिए बेंजीन और यहाँ देखिए टाइलिन, ये क्या होते हैं? सब यहाँ देखिए आदर्श विलयन, ये सब रावल का नियम का पालन कर रहा है। ये जितना है रावल का नियम, CCl4 यहाँ पे क्या, और CCl यहाँ देखिए SiCl4, ये सब रावल का नियम का पालन कर रहा है। अब यहाँ देखिए CH3OH और C2 यहाँ देखिए H5OH धनात्मक विचलन, यानी ये सब क्या कर रहा है? रावल का नियम का पालन कर रहा है। ये अंतर है बाबू, ये आपको लिखना है। अब देखिए धातु यहाँ देखिए अनादर्श विलयन का जो यहाँ देखिए उदाहरण है वो इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ देखिए एसीटोन, यहाँ देखिए एथेनॉल, जो एसीटोन है एथेनॉल है, ये अनादर्श विलयन है। ये क्या है बाबू? अनादर्श विलयन है। ये अनादर्श विलयन है। कहने का मतलब ये है प्यारे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि कौन अनादर्श विलयन है कौन अनादर्श विलयन है, तो इसी में से एक आपका रहेगा। तो जैसे यहाँ देखिए अनादर्श विलयन कौन कौन सा है? तो एसीटोन और एथेनॉल, एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और CCl4, और यहाँ देखिए बेंजीन प्लस
CCl है, यानी ये जो होता है जल और एथिनॉल एल्कोहल, और यहाँ देखिए साइक्लो, यहाँ देखिए हेक्सेन, और यहाँ देखिए एथेनॉल, ये सब जो होता है ना प्यारे, ये सब होता है प्यारे, आपको याद रखना है क्या, ये अनादर्श विलयन का उदाहरण होता है जो रावल का नियम का पालन नहीं करता। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म। 4 बार आया हुआ है, चलिए आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्यारे याद कर लेना है। देखिए कितनी बार आया हुआ, देख रहे हैं कितनी बार आया हुआ है, आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे, अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कितनी बार पूछा गया, यानी ऐसा क्लास करा रहे हैं ना जो आपकी एग्जाम के लिए ना बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने की अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई से क्या समझते हैं, और यहाँ पे ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया दर स्थिरांक से इकाई से आप लोग क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए अभिक्रिया के दर इकाई से हम लोग क्या समझते हैं, तो अभिक्रिया के दर की इकाई का स्थिरांक क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का दर या वेग, यहाँ देखिए इकाई समय में अभिकारकों यहाँ पे अथवा उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तित होता है, और इसीलिए यहाँ देखिए अभिक्रिया का वेग या दर यहाँ पे क्या होता है, सांद्रता को कई समय से लगभग यहाँ देखिए क्या कई समय में यहाँ देखिए भाग कर ज्ञात किया जाता है। कई सांद्रता को मोल प्रति लीटर और समय सेकंड में मापा जाता है। तो कोई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विभिन्न कोटि में अभिक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न होता है। नहीं समझ आया, हम भी जानते हैं कि आपको नहीं समझ आया, बुक का डिफिनेशन है ना, जानबूझ के लिखा गया है ताकि आपको यहाँ पे हमारे डिफिनेशन में, बुक के डिफिनेशन में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखे। यहाँ पे देख लीजिए अभिक्रिया तथा यहाँ देखिए स्थिरांकों की इकाई से क्या, अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया का दर और वेग समय के साथ अभिकारकों के साथ क्या होता है, सांद्रित में परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना, इसलिए अभिकारक का दर या वेग इकाई समय में भाग कर क्या ज्ञात कर देता है यदि सांद्रता को यहाँ देखिए मोल प्रति लीटर और समय को सेकंड में मापा जाता है। सांद्रता को यहाँ पे देख लीजिए, सांद्रता को मोल प्रति लीटर और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, तो यहाँ पे न मापा जाता है। और तब यहाँ देखिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की कोई इकाई विभिन्न कोटि अभिक्रिया के, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपको ऐसे लिखना है बाबू, याद तो करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या, यहाँ देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, यहाँ देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, तो समय का इनवर्स, प्रथम के लिए समय का इनवर्स। अब देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समय का इनवर्स एल मोल सेकंड इनवर्स, एल मोल एस इनवर्स होता है, ये आपको पता है। अब देखिए तृतीय का क्या होगा, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, तो एल मोल, यहाँ देखिए एल स्क्वायर मोल, यहाँ देखिए क्या होता है, इनवर्स 2 होता है, और सेकंड का क्या होता है बाबू, इनवर्स होता है। तो आपको इसको याद कर लेना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे इसको आंसर देना है जैसे दिए हैं। अगला यहाँ देखिए पायस क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार का यहाँ देखिए उदाहरण दे। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है ये क्वेश्चन, प्यारे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम इसको समझाते हैं, सभी बच्चे एकदम रेडी रहिएगा। चलिए यहाँ देखिए पायस क्या होते हैं, यानी इमल्सन क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका उदाहरण दे बाबू। पायस क्या होता है, तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस कहलाता है, ये आपको पता है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं पायस इमल्सन क्या होता है। देखिए पायस क्या होता है, कि वह कोलाइडी घोल जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था क्या हो और प्रक्षेपित माध्यम यहाँ पे क्या हो, दोनों ही द्रव हो, तो यानी ये पायस कहलाता है। देखिए कितना सटीक डेफिनेशन है। यहाँ देखिए यदि किसी कोलाइडी घोल में प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पायस। या तो आप लोग इसको ऐसे दे सकते हैं कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण हमारा पायस कहलाता है। तो यहाँ तक हो गया। उदाहरण स्वरूप देखिए, ये उदाहरण पूछा है ना, तो देखिए यदि किसी तेल के अल्प मात्रा को, यदि किसी तेल के थोड़े सी मात्रा को जल में अत्यधिक मात्रा के साथ मिलाकर अच्छी तरह से हिलाया जाए, तो इस प्रकार निर्मित पायस के तेल जल में पायस होगा। यानी तेल का थोड़ा सा आपको मात्रा लेना और जल का मात्रा अधिक लेना और ध के मिलाना है, तो वो किसका यहाँ पे उदाहरण होगा, वो पायस का उदाहरण होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम भी हमारा द्रव है, तो वो ऐसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन यानी पायस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आ जाइए कि इसका पूछा गया उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन है प्यारे कि इसका उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण कैसे दीजिएगा कि दूध, जैसे दूध क्या होता है, दूध एक उदाहरण होता है पायस का, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस, और दूध किसका उदाहरण, पायस का। जैसे दूध का उदाहरण ले लीजिए,
यह जल में तेल की तरह एक यहाँ देखिए पायस है, जल में एक तेल की तरह पायस है। यहाँ देखिए एम्बुलिन और केसिन गोंद यहाँ देखिए पायसीकरण का कार्य करता है। एम्बुलिन और केसिन, दूध में क्या पाया जाता है? केसिन, हम बताए ना दूध में केसिन पाया जाता है। और यहाँ देखिए एम्बुलिन और केसिन की यहाँ देखिए गोंद यहाँ देखिए पायस की तरह कार्य करते हैं। यानी यहाँ देखिए जल में अगर थोड़ा सा जल ले लें और यहाँ पे दूध ले लें, दूध की थोड़ा सा मात्रा आप देखिए आधा मात्रा जल का आधा मात्रा पानी का और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण होगा, वो पायस का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे पहला उदाहरण क्लियर। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? कोडी लीवर ऑयल। एक ये क्या होता है? कोडी लीवर ऑयल होता है। यहाँ आप देखिए यह भी जल में जल की तरह ही आप देखिए एक पायस है, जल में जल की तरह, यानी जल में द्रव में किसी द्रव का ही इसमें परिक्षेपण है। इसमें अंडे की जर्दी और यहाँ देखिए केसिन, केसिन क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है केसिन। और गोंद को यहाँ देखिए पायसीकरण के रूप में व्यवहार किया जाता है। ये उदाहरण किसका है? पायस का है, आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए मक्खन। मक्खन जानते हैं, नाम सुने होंगे। तो देखिए यह चर्बी की यहाँ देखिए परिक्षेपित जल का पायस है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए चिपचिपा होता है, जमा हुआ होता है, चर्बी की अवस्था का होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए मक्खन क्या होता है? यह चर्बी में यहाँ देखिए परिक्षेपित जल का पायस है। तो बाबू ये भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि घोल की सांद्रता व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। यहाँ देखिए घोल की सांद्रता व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है पूछे जाने वाला। देखिए कैसे इसको बनाइएगा। तो यहाँ देखिए पहले आपको मोलरता लिखना होगा। वो मोलरता के हिसाब से कैसे कीजिएगा? तो देखिए प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की किल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो विलयन का मोल बटा यहाँ पे क्या? विलयन का आयतन, इसे ही हम लोग क्या बाबू यहाँ देखिए मोलरता को व्यक्त करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल यहाँ देखिए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए स्मॉल एन बटा यहाँ पे क्या? भी। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ देखिए इसका एसआई जो यूनिट होता है ना, मोल यहाँ पे देखिए प्रति लीटर होता है। हम लोग मोलरता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। अगला यहाँ देखिए मोलरता क्या है? मोलरता क्या होता है? तो प्रति केजी विलायक में घुले हुए प्रति केजी मोलरता हम पूछे तो इसमें क्या? 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। अब यहाँ देखिए मोलरता क्या है? तो विलयन का मोल बटा विलयन का द्रव्यमान, वो भी क्या चीज? द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? केजी में मापा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलरता को किससे? तो विलयन का मोल बटा विलायक का क्या बाबू? द्रव्यमान। यानी यहाँ पे क्या? एम इक्वल टू एन बटा डब्ल्यू, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मोलरता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? तो अब मोलरता को हम लोग किससे? मोल प्रति किलोग्राम से। और मोलरता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दूसरा उसका यहाँ पे उदाहरण दे दिए। अब यहाँ देखिए मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज। अब यहाँ देखिए मोल प्रभाज क्या होता है? तो विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ देखिए मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन बराबर क्या होते हैं? स्मॉल एन बटा वो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। ये आपको याद रखना है 100%। चलिए अगला आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये जो तरीके हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए घोलों की सांद्रता करने के विभिन्न तरीके, तो ये 3 तरीका सांद्रता के लिए लिख देंगे, एग्जामिनर पक्का 3 नंबर आपको दे देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ये 5 क्वेश्चन रहने दीजिए लोगों का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, वीडियो को सबसे पहले तो यहाँ पे लाइक कर दीजिए, उसके बाद से चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से करना है। चलिए पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद से बताते हैं कहाँ से करना है। सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ देखिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे गूगल या क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है आस्क बोर्ड। यहाँ पे देखिए ASK और BOARD लिखना है, आस्क बोर्ड लिख के यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए 2 आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा,
एक आस्क बोर्ड आएगा और नीचे भी देखिए यहाँ पे एक आस्क बोर्ड्स आएगा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है प्यारे, सबसे पहले कि आपको टिक किस पे करना है, आपको जिसमें एस लगा होगा ना आस्क बोर्ड्स, इस वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, इस वाले पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, हमारा क्या होगा, वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगा। उसी में आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन यहाँ पे पीडीएफ क्रैश कोर्स सब मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आके इसको क्या कीजिए बाबू, यहाँ पे आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बाबू यहाँ पे क्या कीजिए, फटाफट आके पढ़िए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन टेस्ट देना है, टेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फटाक से कीजिए। यहाँ पे ऐड आएगा, अगर आपके लायक ऐड होगा तो आप लोग देखिएगा, इसको खोल के पूरा पढ़िएगा, बढ़िया रहेगा। यहाँ आप देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, जैसे टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ देखिए हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट आज चलेगा बाबू, क्या आज चलेगा केमिस्ट्री का टेस्ट, तो केमिस्ट्री का टेस्ट लिखा होगा, उसी पे क्लिक करके आप लोग केमिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। इसी से पीडीएफ भी मिलेगा, बहुत सारा मॉडल सेट भी है, आइए इस पे विजिट कीजिए, पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।